बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने इसी चैप्टर में कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड को स्टार्ट किया है और हम एक एक करके पढ़ रहे हैं कि हमारे खुराक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं और फिर वो चीज़ें हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं और उन चीज़ों का हमारे बॉडी के अंदर रोल क्या है। तो सबसे पहले तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, उसके बाद हमने प्रोटीन्स पढ़े, विटामिन्स पढ़े, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं। इसके बाद अगली बारी यहाँ पे आती है मिनरल्स की, कि मिनरल्स क्या होते हैं और मिनरल्स का हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या रोल हो सकता है और ये मिनरल्स हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें इसी लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मिनरल्स की बात कर लेते हैं कि मिनरल्स क्या होते हैं। मिनरल्स बेसिकली इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी है ये सारे इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं और इन ही इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हमारे जिस्म इसको खुद नहीं बना सकती, न प्लांट्स उसको खुद बना सकते हैं न एनिमल्स उसको खुद बना सकते हैं, बल्कि ये नेचुरली इस ज़मीन के अंदर पाए जाते हैं, इस ज़मीन के अंदर ये पाए जाते हैं नेचुरली कुदरती तौर पे, और उसको फिर हम हासिल कर सकते हैं। तो फिर उसको हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, हम किस तरीके से उसको लेते हैं ज़मीन में अगर वो मौजूद है, लेकिन वो हमारे बॉडी के अंदर किस तरह आते हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर बेसिकली वो आते हैं 3 तरीकों से। सबसे पहले प्लांट्स के जरिए वो आते हैं। अब प्लांट्स के जरिए कैसे आएंगे कि जब प्लांट्स ज़मीन के अंदर मौजूद होता है वहाँ से वो अपने लिए पानी को एब्जॉर्ब करता है और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करता है। तो जब वो पानी को जज़ब करता है ज़मीन से, तो उस पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स डिज़ॉल्व हो चुके होते हैं। तो जब वो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो साथ में वो मिनरल्स भी प्लांट्स के बॉडी के अंदर आ जाते हैं। तो इसी तरीके से जब वो प्लांट्स के बॉडी के अंदर आ जाते हैं तो फिर जब उन प्लांट्स को हम खाते हैं तो वो मिनरल्स हमारे बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं। इसी तरीके से ये मिनरल्स हमारे जिस्म तक पहुंच जाते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका एनिमल्स के जरिए भी आते हैं। अब एनिमल्स के जरिए किस तरह आते हैं? एनिमल्स में इस तरह आते हैं कि चूंकि हम अगर होते हैं ना इंसान, वो सारे प्लांट्स नहीं खाते, हम गिने चुने कुछ प्लांट्स खाते हैं, लेकिन एनिमल्स तकरीबन सारे प्लांट्स खाते हैं। तो इसी वजह से एनिमल्स के बॉडी के अंदर ये मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा मिकदार में आते हैं। तो जब एनिमल्स के बॉडी के अंदर आते हैं तो फिर उसके बाद उन एनिमल्स को अगर हम खा लेते हैं या अगर एनिमल्स का हम दूध वगैरह पीते हैं तो इसी तरीके से वो फिर हमारे बॉडी के अंदर भी आ जाते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे वाटर के जरिए भी हमारे बॉडी के अंदर वो आ जाते हैं। तीसरा यहाँ पे मैंने लिखा वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स और वाटर। अब अगर हम पानी को पी लेते हैं, मिसाल के तौर पे हमने पानी पी लिया, पानी कहाँ से आता है? ज़मीन से आता है। तो जब वो पानी हम पी लेते हैं तो उसके अंदर भी मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स पाए जाते हैं और इसी तरीके से वो मिनरल्स हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं और ये मिनरल्स फिर हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस करते हैं। अब वो फंक्शंस कौन कौन से होते हैं वो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो यहाँ तक मैं दोबारा बता देता हूँ कि ये मिनरल्स इनऑर्गेनिक होते हैं, इसको हम ज़मीन से हासिल कर सकते हैं, लेकिन किस तरह हासिल करेंगे? प्लांट्स के जरिए, एनिमल्स के जरिए और पानी के जरिए उसको हम हासिल करते हैं। अब इसमें मिनरल्स 2 किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं मेजर मिनरल्स और दूसरे को हम कहते हैं माइनर या ट्रेस मिनरल्स, उसको हम कहते हैं। मेजर मिनरल्स वो मिनरल्स होते हैं जो कि 100 मिलीग्राम या उससे ज्यादा रिक्वायर्ड होते हैं हमारे बॉडी को, उसको हम कहते हैं मेजर मिनरल्स। मतलब 100 मिलीग्राम या उससे ज्यादा अगर रिक्वायर्ड होते हैं एक दिन के हिसाब से हमारे जिस्म को, तो उसको हम कहते हैं मेजर मिनरल्स। लेकिन उसके अलावा ट्रेस मिनरल्स वो होते हैं जो कि हमारे बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं 100 मिलीग्राम या 100 मिलीग्राम से कम, तो उसको हम कहते हैं ट्रेस मिनरल्स या माइनर। मेजर ज्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं और मिनरल जो माइनर है वो फिर कम मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं। जो मेजर मिनरल्स होते हैं उसमें मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिस तरह सोडियम, पोटाशियम, क्लोरीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और सल्फर। तो इसको हम कहते हैं मेजर, क्योंकि ये हमारे बॉडी को ज्यादा मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं। लेकिन इसके मुकाबले में जो आयरन है, जिंक हो गया, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड, आयोडीन, सेलेनियम, मैंगनीज और मोलिब्डेनम, ये हमारे बॉडी को कम मिकदार में रिक्वायर्ड होते हैं। कम कितना? 100 मिलीग्राम से कम रिक्वायर्ड होते हैं एक दिन के हिसाब से। तो इसी वजह से उसको हम माइनर या ट्रेस मिनरल्स कहते हैं। ये मिनरल्स तो बहुत ज्यादा तादाद में है। अब हर एक का अलग अलग फंक्शन हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, लेकिन आपके कोर्स में इतना डिटेल से नहीं दिया गया, तो इसी वजह से आपके बुक में सिर्फ और सिर्फ 2 का जिक्र किया गया है। एक कैल्शियम का जिक्र किया गया है कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम का रोल क्या होगा, और उसके अलावा आयरन का जिक्र किया गया है कि आयरन का भी हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल होगा। तो सबसे पहले हम कैल्शियम पढ़ते हैं कि कैल्शियम का हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल हो सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, हमारे जो दांत है और हमारी जो हड्डियां है
उसको बनाने में ये मदद करते हैं। और ये उसकी जो डेवलपमेंट होती है, उसकी जो मेंटेनेंस का काम होता है ना, ये सारा इसी कैल्शियम की वजह से होता है। क्योंकि हमारे जो तकरीबन हमारे बॉडी के अंदर जो 99% कैल्शियम है वो हमारे बोन्स के अंदर स्टोर होता है। तो और उसके अलावा जो 1% कैल्शियम है वो हमारे ब्लड के अंदर पाया जाता है। तो कैल्शियम बहुत ज्यादा मिकदार में स्टोर होता है हमारे बोन्स में, और उसी वजह से वो हमारे बोन्स मजबूत होते हैं, और उसी वजह से हमारे जो दांत है वो भी मजबूत होते हैं। तो बेसिकली बोन्स और जो हमारे दांत है ना, उसको मेंटेन करने में ये हेल्प करता है। इसके अलावा ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है, और नर्व इंपल्सेस को भी वो ये ट्रांसमिट करते हैं। अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे कहते हैं? ब्लड क्लॉटिंग का मतलब ये होता है कि जब भी हमें कोई जख्म हो जाए, हमारा हाथ जख्मी हो जाए, तो उससे खून निकलना शुरू हो जाते हैं, और फिर कुछ टाइम के बाद वो खून खुद बहुत रुक जाती है, तो उसको हम कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। और ब्लड क्लॉटिंग को हम कहते हैं खून का मुंजमद होना, कि मतलब अगर वहां से खून निकलता है कंटिन्यूस, लेकिन कुछ वक्त के बाद फिर वो खुद बहुत रुक जाती है, वहां से फिर मजीद खून नहीं निकलता, तो इसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। इसके अलावा नर्व इंपल्सेस का मतलब यही है ना कि जो न्यूरॉन्स मैसेजेस पहुंचा देते हैं उसको नर्व इंपल्सेस कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम आंखों के जरिए किसी चीज को देखते हैं, तो जो चीज हम आंखों के जरिए देखते हैं वो हमारी आंखों में आती है। इसके अलावा फिर उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से एक ऑप्टिक नर्व होता है, वो ऑप्टिक नर्व हमारे ब्रेन में चला जाता है, और उस मैसेजेस को कैरी करते हैं। तो अब हमारे ऑप्टिक नर्व से जो मैसेज चला जाता है हमारे ब्रेन में, उसको नर्व इंपल्स कहते हैं। इसके अलावा हमारे हाथ के साथ अगर कोई चीज टच हो जाए, या हमारे पाँव के साथ अगर कोई चीज टच हो जाए और पाँव से डायरेक्टली मैसेज हमारे ब्रेन में चला जाए, तो इसको हम नर्व इंपल्सेस कहते हैं। और ये नर्व इंपल्सेस जो ट्रांसमिट होते हैं ना, इसमें भी कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा मसल कंट्रैक्शन मतलब जब हम मूवमेंट करते हैं और हम अपने मसल्स को हिलाते हैं, हम बातें करते हैं, तो हमारे यहाँ पे जो फेशियल मसल्स होते हैं वो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं। इसके अलावा अगर हम घूमते हैं, हम कुछ भी एक्टिविटीज करते हैं फिजिकल, तो उसके दौरान हमारे मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं, तो उस मसल्स की कंट्रैक्शन भी होती है हमारे कैल्शियम की वजह से। इसके अलावा जो इसके सोर्सेस क्या होंगे, अब मतलब हम कहां से कैल्शियम को हासिल कर सकते हैं, तो इसका जो सबसे मेजर सोर्स है वो डेयरी प्रोडक्ट्स है। अब डेयरी प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दूध जिसमें आता है, और दूध से बनने वाले जितनी भी चीजें, जिसमें दही, पनीर वगैरह सब कुछ इसमें आता है, तो मतलब दूध और दूध से बनने वाले जितनी भी चीजें होती है उसको हम डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, और वो उसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम मौजूद होता है। इसके अलावा जो एग्स होते हैं उसमें भी कैल्शियम मौजूद होता है, ब्रोकली और लिग्यूम्स वगैरह, इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है ना, वो डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर पाया जाता है। दोबारा सुन ले, कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल है हमारे बॉडी के अंदर। 99% कैल्शियम हमारे बोन्स के अंदर पाया जाता है। हमारे बॉडी का जो कैल्शियम होता है ना टोटल, और उसमें से 1% ब्लड के अंदर स्टोर होता है। इसके अलावा कैल्शियम का काम है हमारे बोन्स को और हमारे टीथ को मेंटेन रखना, उसकी डेवलपमेंट का काम। इसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स में भी हेल्प करता है, इसके साथ साथ मसल कंट्रैक्शन में भी हेल्प करता है। और इसको हम हासिल कहाँ से कर सकते हैं? इसको हम डेयरी प्रोडक्ट से हासिल कर सकते हैं, इसको हम एग से हासिल कर सकते हैं, इसको हम ब्रोकली, लिग्यूम्स वगैरह इन सारी चीज़ों से इसको हम हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा मिनरल यहाँ पे आता है वो है रोल ऑफ आयरन, कि मतलब आयरन का रोल क्या होगा, आयरन के बारे में पढ़ेंगे। आयरन एक ऐसा एलिमेंट है हमारे बॉडी के अंदर जो कि ये पाया जाता है हमारे हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल में। अब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन है हमारे बॉडी के अंदर ये मौजूद होता है जिसका फंक्शन ये है कि वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता रहता है, और ये हीमोग्लोबिन मौजूद होता है आरबीसीज के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उसी रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक प्रोटीन मौजूद होते हैं जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं, और उसी हीमोग्लोबिन के अंदर ये पाया जाता है। बेसिकली ये आयरन जो होता है ना, ये हीमोग्लोबिन को बनाता है। अगर ये आयरन हम निकाल दें वहां से तो हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल अगर बनते हैं तो उसमें सबसे बड़ा हाथ किस चीज का होता है? वो आयरन का होता है। तो आयरन की वजह से हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल बनते हैं। और हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल कहाँ पे पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आरबीसीज के अंदर, और इसका फंक्शन ये है टू ट्रांसपोर्ट या ऑक्सीजन, टू कैरी ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ऑक्सीजन को कहां से कैरी करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है, और उसके बाद फिर वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के अंदर डिसॉल्व होगा। लेकिन ब्लड के अंदर ऐसा क्या है जो कि वहां पे डिसॉल्व होता है? तो वहां पे ब्लड के अंदर मौजूद होता है आरबीसीज, और आरबीसीज के अंदर मौजूद है हीमोग्लोबिन, जो कि उस ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और उसको वहां से लेके जाते हैं। इसके बारे में हम इंशाल्लाह अगले चैप्टर में फिर मजीद डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरीके से हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को कैरी कर लेते हैं।
तो यहाँ पे अगला इसका जो रोल आता है वो है इम्यून सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारा जो कुव्वत मुदाफ़अत है, हम जो डिजीज़ के अगेंस्ट हमारी बॉडी वो फाइट कर सकती है, तो उसको भी मेंटेन रखना इसी आयरन का काम है, मतलब ये उसमें भी हेल्प कर लेता है। इसके साथ साथ हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मतलब जिसमें हमारा ब्रेन आता है और हमारा स्पाइनल कार्ड आता है, इन दोनों को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो इन दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा इसको हम हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ों से, जिसमें रेड मीट आता है, रेड मीट, इसके अलावा फिश हो गया, बीन्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और एप्पल में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। आपने एप्पल में देखा होगा कि जब हम एप्पल को काट देते हैं और उसको कुछ टाइम तक इस तरीके से रख देते हैं ओपन, तो वहाँ पे वो थोड़े से ब्राउन कलर के हो जाते हैं उसके। तो वो क्यों होता है? वो इसी वजह से क्योंकि वहाँ पे आयरन मौजूद होता है और हवा में ऑक्सीजन होता है, तो वो आयरन उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर देता है और वहाँ पे उस एप्पल का कलर चेंज कर देता है और उसको फिर हम जंग कहते हैं। हम कहते हैं कि उसको जंग लग गए। तो इसी तरीके से ये एप्पल के अंदर भी होता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, और मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर ये पाया जाता है। दोबारा सुन लें कि आयरन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारे बॉडी के अंदर। हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, इसके अंदर ये पाया जाता है बहुत ज़्यादा मिकदार में, और बेसिकली ये हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स को बनाता है ये आयरन, और उसका फंक्शन ये है कि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके। अब अगर आयरन की कमी आती है तो वो हीमोग्लोबिन नहीं बनेंगे, और जब हीमोग्लोबिन नहीं बनेंगे तो हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं वहाँ पे फिर ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा, वो उसको ऑक्सीजन सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो बहुत सारे डिजीज उसकी वजह से हो सकती है। इसके साथ इसका फंक्शन इम्यून सिस्टम में भी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी है। रेड मीट, फिश, बीन्स, ड्राई फ्रूट्स और एप्पल वगैरह में ये पाया जाता है। इसके अलावा जो हमारे खुराक का अगला कंपोनेंट आता है वो उसको हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स। अब डाइटरी फाइबर्स हम कहाँ से हासिल कर सकते हैं, इसका रोल क्या है, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। डाइटरी फाइबर्स बेसिकली इसको हम कहते हैं कि ये इनडाइजेस्टेबल होते हैं। इनडाइजेस्टेबल का मतलब यही है कि हमारा जिस्म या हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता आसानी से, और उसको वो हमारे बॉडी से अनडाइजेस्टेड निकल जाते हैं। जब हम खा लेते हैं खुराक को, अगर वो हमारे खुराक के अंदर मौजूद है तो हमारा जिस्म उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, और वो उसी अनडाइजेस्टेड फॉर्म में हमारे जिस्म से निकलते हैं। तो इसकी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कभी कभी ये नुकसान भी पैदा कर देते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे फायदे भी होते हैं। इसके अलावा जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं उसको हम मुख्तलिफ चीज़ों से हासिल कर सकते हैं, और ये स्पेशली मौजूद होता है हमारे जो प्लांट्स है जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं, उन चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होता है। अब इसमें ऐसा क्या है जो कि वो डाइजेस्टेबल नहीं है, तो उसमें सेल्यूलोज होता है, उसमें सेल्यूलोज होता है डाइटरी फाइबर्स में, और उसी की वजह से ये अनडाइजेस्टेबल होते हैं। और ये इसको हम हासिल कर सकते हैं वेजिटेबल और फ्रूट से। जो मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्रूट्स होते हैं, तो ये डाइटरी फाइबर उसमें पाया जाता है। इसके अलावा फिर जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं वो दो किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं इनसॉल्युबल और दूसरे को कहते हैं सॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल है वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते, यहाँ पे हमने लिखा है कि डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, और जो सॉल्युबल है वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। ये पानी के अंदर नहीं हो सकते और वो पानी के अंदर हो सकते हैं। इसके अलावा इसको हम हासिल कर सकते हैं वीट से, ब्रेड से और सीरियल से। मुख्तलिफ किस्म के वीट हो गया, ब्रेड हो गए, उसमें ये पाया जाता है। और उसके अलावा जो सॉल्युबल होते हैं, सॉल्युबल ओट्स में पाए जाते हैं, बीन्स में पाए जाते हैं, बार्ली हो गया, फ्रूट्स हो गए, और मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा जो इनसॉल्युबल है वो तो ब्रेड और सीरियल्स वगैरह में पाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्किन होता है ना, जो छिलका होता है मुख्तलिफ किस्म के वेजिटेबल और फ्रूट्स का, उसमें भी ये इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स बहुत ज़्यादा मिकदार में होते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन यही है ना कि ये उस खुराक को तेज कर देते हैं, उसकी स्पीड को तेज कर देते हैं बहुत ज़्यादा, और वो हमारे बॉडी से आसानी से निकल जाते हैं। अब किस तरीके से उसको तेज कर देता है? वो इसी तरीके से तेज कर देता है कि जो सॉल्युबल होते हैं ना, वो जब पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं तो वो वहाँ पे एक जेल लाइक सब्सटेंस बना लेता है, जेल लाइक सब्सटेंस बना लेता है। और वो जेल लाइक सब्सटेंस जब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से मूव करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से वो गुजरते हैं, तो वो उस रास्ते में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस पड़े होते हैं, वहाँ पे जितने भी जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं, या इसके अलावा जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो अपने साथ उसको ट्रैप कर लेते हैं और उसको अपने साथ बहा के ले जाते हैं। तो एक तो ये होता है कि इससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी एक किस्म की सफाई भी होती है, क्योंकि जब ये गुजरते हैं तो अपने साथ मकनातीस की तरह अपने साथ मुख्तलिफ चीज़ों को वहाँ से लेके भी जाते हैं, और उसके साथ साथ सफाई भी होती है, और उसके साथ साथ जो फूड का स्पीड है ना उसको भी तेज कर देता है, मतलब उसको भी तेज़ी से वो गुजार देता है ताकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ज़्यादा
तक ना रोके और वो आसानी से वहां से निकले। तो उसके फिर बहुत सारे फायदे हो सकते हैं। उसका फायदा यही होगा उस स्पीड अप का कि वो हमें बचाता है कॉन्स्टिपेशन से। कॉन्स्टिपेशन का मतलब यही होता है कि हमारा जो पेट होता है बहुत ज़्यादा सख्त हो जाता है और फिर हमारे जो फीसिस है वो आसानी से नहीं निकलते हमारी बॉडी से, तो इसी वजह से उसको हम फिर कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। लेकिन अगर ये फूड आसानी से वहाँ से गुजर जाए और ज़्यादा देर तक वो ना रहे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो उसकी वजह से फिर हम कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। लेकिन इसके अलावा इसको मतलब ये हमें बचाते हैं कॉलन कैंसर से भी। कॉलन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद होता है और हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कॉलन एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो उसके अंदर जब ये खुराक गुजरते हैं वहां पे ये पहुंच जाते हैं, तो अगर उसमें डाइटरी फाइबर्स ना हो तो फिर वो वहां पे रहते हैं ज्यादा टाइम तक, और जब अगर वहां पे ज्यादा टाइम तक रहते हैं तो उसकी वजह से कॉलन कैंसर हो सकता है। तो अगर ये डाइटरी फाइबर्स हैं तो फिर वो खुराक तेजी से मूव करेंगे और तेजी से हमारी बॉडी से निकलेंगे, जल्दी निकलेंगे और वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे। तो हमें दो चीजों से बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से और कॉलन कैंसर से उसको बचाता है। और उसके साथ साथ ये कोलेस्ट्रॉल को भी अपने साथ लेके जाते हैं। जिस तरह मैंने बता दिया कि जब वो जेल लाइक सब्सटेंस बना लेते हैं और वो जेल लाइक सब्सटेंस हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से गुजरते हैं, तो रास्ते में जितनी भी कोलेस्ट्रॉल या जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उसको भी अपने साथ बाइंड करके ले जाते हैं और इसी तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक किस्म का सफाई भी कर लेते हैं। दोबारा मैं बता देता हूँ, डाइटरी फाइबर्स ये इनडाइजेस्टेबल होते हैं, मतलब ये डाइजेस्ट नहीं हो सकते हमारे बॉडी में। और उसके साथ साथ ये बने होते हैं सेल्यूलोज से, और यहाँ पे ये पाए जाते हैं फ्रूट्स में और वेजिटेबल्स में। अब इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मतलब हमने मिसाल के तौर पे एक नवाला खा लिया किसी भी चीज़ का और वो पूरा का पूरा नवाला अनडाइजेस्टेबल है, इस तरह नहीं है। इसमें क्या होते हैं कि उस नवाले में से कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा मामूली मिकदार इस तरह होते हैं कि वो इनडाइजेस्टेबल होती है, उसको हम डाइटरी फाइबर्स कहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरा नवाला वो इनडाइजेस्टेबल होते हैं, बल्कि उसका एक छोटा सा मिकदार जिसमें मतलब जहाँ पे सेल्यूलोज होगा सिर्फ वही मिकदार वो इनडाइजेस्टेबल होगा। इसमें ये इनडाइजेस्टेबल है, इसमें सेल्यूलोज होता है और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल से इसको हम हासिल कर सकते हैं। इसके फिर दो किस्म है, इनसॉल्युबल और सॉल्युबल। जो इनसॉल्युबल है पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं हो सकते और ये वाले पानी के अंदर डिसॉल्व हो सकते हैं। और जब ये पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे तो उसके साथ क्या होगा कि वो वहाँ पे जेल लाइक सब्सटेंस बना लेंगे। जो वो जेल लाइक सब्सटेंस जब हमारे इंटेस्टाइन से गुजरते हैं तो रास्ते में जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस फॉर एग्जांपल कोलेस्ट्रॉल वगैरह होते हैं उसको अपने साथ बाइंड कर लेते हैं और हमारे जिस्म से निकाल देते हैं। जो इनसॉल्युबल होते हैं उसको हम हासिल कर सकते हैं व्हीट, ब्रेड, सीरियल्स और जो मुख्तलिफ किस्म के स्किन होते हैं ना वेजिटेबल्स के, मुख्तलिफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के स्किन होते हैं, उससे उसको हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सॉल्युबल होते हैं वो हम ओट्स से, बीन्स, बार्ली, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह से उसको हम हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका मैंने बता दिया कि ये खुराक को स्पीड अप करता है ताकि वो जल्दी से हमारे जिस्म से निकल जाए, और उसका फायदा फिर यही होगा कि ये हमें बचाएंगे किस चीज़ से, कॉन्स्टिपेशन से और कॉलन कैंसर से इसको हम ये हमें बचाएंगे। और उसके साथ साथ ये हमारे बॉडी के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है उसको भी मेंटेन रखेंगे, उसको भी बरकरार रखेंगे। तो डाइटरी फाइबर्स को डिस्कस करने के बाद अगली बारी आती है वाटर की, और ये आपके कोर्स का, आपके बुक का सबसे आखिरी कंपोनेंट है और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि बेसिकली हम अगर ये कहें कि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि वाटर हमारे बॉडी के अंदर तकरीबन 70% मौजूद होता है। 70% हमारे बॉडी का जो हिस्सा होता है ना वो पानी से बना होता है और उसके बहुत सारे फंक्शंस हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ ये हमारे बॉडी के अंदर करती हैं। जो सबसे पहली एक्टिविटी यहाँ पे की जाती है वो होती है कि ये एक्ट एज अ सॉल्वेंट काम करते हैं। एक्ट एज अ सॉल्वेंट का मतलब यही होता है ना कि मतलब यही है कि ये बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। और होता इस तरीके से है कि मतलब अगर किसी रिएक्शन में होना है, अगर किसी रिएक्शंस या मतलब जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो अगर एक दूसरे के साथ रिएक्शन करने हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाए और उसके बाद फिर वो अपना रिएक्शन जारी रखेंगे, क्योंकि अगर वो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे तो उसके बाद वो जो रिएक्शन है वो कैरी नहीं होगा, वो आसानी से वो आगे नहीं जा पाएगा। तो इसी वजह से किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी रिएक्टेंट्स को डिसॉल्व करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर पानी अवेलेबल है तो तब वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज वो रिएक्शन पर नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ये वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इसके बगैर रिएक्शंस नहीं होंगे।
और हमारे पूरी जिस्म इन रिएक्शंस पे चलती है। अगर हमारे बॉडी के अंदर ये रिएक्शंस नहीं होंगे तो हमारी बॉडी उसी तरीके से परफॉर्मेंस नहीं देगी और हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो इसी वजह से ये वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। इसके अलावा ये वाटर ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, बहुत सारी चीज़ों को हमारे बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह उसको ट्रांसपोर्ट करते रहते हैं। तो जो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट का मटीरियल रहता है वो ये है कि वो ऑक्सीजन को लंग से लेते हैं और फिर उसको सेल में भेजते हैं। मतलब जब हम सांस लेते हैं तो वो सांस जब हम लेते हैं उसमें ऑक्सीजन होता है, वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स में चले जाते हैं और लंग्स में जहाँ पे ब्लड मौजूद होता है वो उन ब्लड के अंदर डिजोल्व हो जाएंगे और उसी तरीके से फिर वही ब्लड, मतलब ब्लड होता है बेसिकली लेकिन ब्लड के अंदर पानी होता है, वो उसको कैरी कर लेते हैं हमारे पूरे जिस्म में और हमारे हर एक सेल को उसको भेजा जाता है। इसके अलावा जब वो ऑक्सीजन हमारे सेल्स में पहुंच जाते हैं तो फिर सेल्स में वहां पे रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो गया और उसी रिस्पायरेशन प्रोसेस के नतीजे में जो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर दोबारा उन्हीं सेल से लंग्स की तरफ वापस ही पे लेके आते हैं और ये काम भी वाटर करते हैं। लेकिन ये वाटर कहाँ पे मौजूद होंगे? ये वाटर हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होंगे। बेसिकली ये काम वो करता है। तो ऑक्सीजन का हमारे लंग्स से सेल्स तक पहुंचाना और फिर वापस ही पे कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आना सेल्स से लंग्स की तरफ, तो ये पूरा का पूरा काम वाटर करते हैं। और ये वो वाटर है जो वाटर हमारे ब्लड के अंदर मौजूद होता है, ये वाटर वही होता है। इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ना वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से लेके जाते हैं हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स में। मतलब हम जो खाना हमने खा लिया वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर चला गया, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर वो डाइजेस्ट हो गया और उसके बाद फिर उसी खाने को उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को वहाँ से लिया जाता है, वहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है और फिर उसको कैरी किया जाता है बॉडी के दूसरे पार्ट्स में, क्योंकि बॉडी के दूसरे पार्ट्स को उसकी ज़रूरत होती है तो वहाँ पे वो लेके जाते हैं। तो अब उस डाइजेस्टिव सिस्टम से उसका लेना और फिर दूसरे बॉडी पार्ट्स में उसको पहुंचाना, ये भी काम होता है हमारे वाटर का। और ये वाटर बेसिकली ये भी ब्लड के अंदर मौजूद होता है, तो ये वो करते हैं। इसके अलावा ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के तौर पर भी काम कर लेते हैं। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर भी ये बहुत ज्यादा मौजूद होते हैं। किस तरीके से? मतलब मिसाल के तौर पे हमारा मुख्तलिफ किस्म के सेल्स होते हैं, सही है, और उन सेल्स में क्या होता है कि उन सेल्स के दरमियान कुछ एम्प्टी स्पेसेस होते हैं। ये बेसिकली एम्प्टी नहीं होते लेकिन इसके अंदर ये फ्लूइड होता है और उस फ्लूइड को हम इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं। हमारे सेल्स के अंदर जो खाली जगह होती है और उन खाली जगह के अंदर जो फ्लूइड होता है उसमें मुख्तलिफ किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। और उसके साथ साथ यहाँ पे मौजूद होते हैं वाटर भी, इसके अंदर वाटर भी मौजूद होता है। तो अब उस वाटर का फंक्शन यही है कि मतलब अगर इस सेल्स ने कोई वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है तो वो उस वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और वो वाटर उसको ब्लड के अंदर पहुंचाएगा। इसके अलावा अगर इस सेल को किसी चीज की जरूरत होती है तो वो सारी चीजें इसके इर्द गिर्द जो वाटर मौजूद होते हैं ना उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं। तो अगर इस सेल को जरूरत होती है तो फिर वो वहां से उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसी तरीके से ये पानी इसी हर एक सेल के इर्द गिर्द ये मौजूद होता है। तकरीबन हर एक सेल उसके अंदर डूबा हुआ होता है और उसके अंदर वो प्रेजेंट होता है। तो इसी तरीके से ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इसके अलावा ये बहुत सारे हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में भी काम कर लेता है। अब हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस का मतलब है स्प्लिटिंग ऑफ अ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वाटर। मतलब यह है कि अगर वाटर की मदद से कोई दूसरा मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाए और उसके बाद फिर वो रिएक्शन स्टार्ट कर ले तो उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। मतलब बहुत सारे रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो कि अगर वाटर उसको ब्रेक ना कर दे, उस मॉलिक्यूल को ब्रेक ना कर दे तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जब वाटर आ जाता है उसको ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन शुरू कर लेते हैं, तो इसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। तो अगर ये हाइड्रोलिसिस नहीं होता, मतलब वाटर में ये कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो चीज़ों को डिवाइड कर ले, मॉलिक्यूल्स को तकसीम कर ले, तो फिर बहुत सारे रिएक्शंस वो नहीं हो पाते। इसके अलावा ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी स्टेबलाइज करता है, उसको भी मेंटेन रखता है। अब किस तरीके से होगा? आप सब जानते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है और उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के नतीजे में हीट प्रोड्यूस होता है। लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जो पानी मौजूद होता है वो हीट उस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और उसके बाद फिर वो पानी हमारे बॉडी से पसीने की शेप में निकल जाते हैं। तो जब वो पसीने की शेप में निकल जाते हैं तो फिर हमें थोड़ी सी ठंडक महसूस होती है। तो इसी वजह से होता है क्योंकि जो हीट प्रोड्यूस हो चुका है हमारी बॉडी के अंदर वो हमारी बॉडी से निकल गया और इसी तरीके से हमारी बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको मेंटेन रखा जाता है और उसको बरकरार रखा जाता है। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंस इसका आता है उसको हम कहते हैं लुब्रिकेटिंग मीडियम।
अब लुब्रिकेटिंग मीडियम का मतलब यही होता है कि मतलब किसी चीज़ को नरम बनाना, किसी चीज़ को स्मूथ बनाना, उसको हम लुब्रिकेटिंग मीडियम कहते हैं। अब ये किस तरीके से होता है कि मिसाल के तौर पे हमने खाना खा लिया और वो खाना हमारे मुंह के अंदर चला गया। जब उसको हम अपने मुंह के अंदर लेते हैं तो वहाँ पे उसके साथ सलाइवा ऐड होता है और वो सलाइवा होता है, लेकिन उस सलाइवा के साथ बहुत ज़्यादा पानी भी होता है, मतलब उसमें ज़्यादातर मिकदार में पानी होता है। तो वो पानी क्या करते हैं कि वो उस खुराक को नरम बना देते हैं, हमारे उस नवाले को नरम बना देता है ताकि हमारे दांत उसको आसानी से चबा सके। तो ये काम होता है। इसके अलावा हमारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे ये जो जॉइंट्स होते हैं, उन ही जॉइंट्स के अंदर एक फ्लूइड मौजूद होता है जिसको हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। और बेसिकली वही जो साइनोवियल फ्लूइड है उसके अंदर भी वाटर मौजूद होता है। तो उसका फंक्शन ये होता है कि हम जब अपने हाथ को इस तरीके से करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें कोई भी दर्द वगैरह महसूस नहीं होता। उसका रीजन यही है कि ये जो दोनों बोन्स एक दूसरे के साथ लगे होते हैं उसके दरमियान एक फ्लूइड मौजूद होता है जो कि वहाँ पे फ्रिक्शन को खत्म कर देते हैं और उसकी वजह से हमारा हाथ आसानी से और स्मूथ तरीके से मूवमेंट कर सकता है। तो ये वाटर वहाँ पे भी मौजूद होता है। मैंने दो एग्जांपल दे दिए, एक जब हम खाना खाते हैं और जो सलाइवा उसमें ऐड होता है तो वो भी खुराक को नरम बनाता है, और उसके अलावा जब दो बोन्स एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, मिसाल के तौर पर ये वाला एक जॉइंट है, तो जब वो मूवमेंट करते हैं ना, तो अगर इसमें ये फ्लूइड नहीं होता तो फिर क्या होता है कि वो एक दूसरे के साथ मतलब रेजिस्टेंस शो कर देते, एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन पैदा कर देते, उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जानी थी। तो अगर ये वाटर वहाँ पे मौजूद नहीं होना तो फिर इस तरह होता है, लेकिन अगर वाटर मौजूद है, साइनोवियल फ्लूइड मौजूद है, तो उसकी वजह से वो फिर मूवमेंट आसानी से हम कर सकते हैं। इसके अलावा ये फ्लशिंग मीडियम के तौर पर भी काम करते हैं। अब फ्लशिंग मीडियम का मतलब यही होता है ना कि मतलब हम किसी चीज़ का सफाई अगर करते हैं तो वो इसी वाटर के ज़रिए हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे किडनीज़ के अंदर ये प्रोसेस होता है, वहाँ पे जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है हमारे किडनीज़ के अंदर, तो वहाँ पे भी वाटर को इस्तेमाल में लिया जाता है और उसकी वजह से हमारे बॉडी के जो बहुत सारे वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर भेजा जाता है और हमारे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है वो बॉडी के अंदर रह जाती हैं। तो दोबारा मैं बता देता हूँ समरी इसका कि वाटर के बहुत सारे इंपॉर्टेंस हैं। सबसे पहले तो ये सॉल्वेंट के तौर पे काम करते हैं, मतलब बहुत सारे जो रिएक्टेंट्स होते हैं उसको डिसॉल्व कर लेते हैं अपने अंदर और उसके बाद फिर वो रिएक्शंस जारी रहता है। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को भी कैरी कर लेते हैं। साथ में ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड के तौर पर भी काम करते हैं, मतलब जो सेल्स के इर्द गिर्द फ्लूइड मौजूद होता है उसमें ज्यादातर वाटर होते हैं, तो ये हमारे सेल को मॉइस्ट रखते हैं और अगर सेल को जरूरत पड़ती है किसी चीज की तो ये वाटर उसको प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ये में भी ये हेल्प कर देता है, हमारे बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है। साथ में लुब्रिकेटिंग मीडियम के तौर पे भी काम करता है, मतलब किसी चीज़ को नरम बनाना होता है ना। इसके अलावा फ्लशिंग मीडियम हमारे बॉडी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो सफाई का काम होता है ना वो भी इसी पानी से लिया जाता है। तो आज हमने ये जितनी भी कंपोनेंट्स थे फूड के वो हमने कंप्लीट कर लिए। इंशाल्लाह फिर हम अगले लेक्चर में माल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा।